नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। किसी भी लोकतंत्र में मूल उद्देश्य लोगों को अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र का मतलब लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं का सम्मान और संपूर्ण समाधान। जिस देश में लोगों को अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उस देश में लोकतंत्र स्वस्थ हालत में है, यह मतलब होता है। भारत में आप अपनी समस्याओं और किसी भी मुद्दे पर कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हर किसी के पास संविधान की तरफ से मिला है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति राष्ट्र विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र का ही एक अहम हिस्सा माना जाता है और भारत में इसका जीवंत प्रमाण भी देखने को मिलता है। लेकिन एक और भी बात है जो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने पर चिंता जाहिर करती है। इस समय पेपर लीक को लेकर देश भर के छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि छात्र इस आंदोलन के जरिए पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के नाम पर राजनीतिक दलों ने इसमें एंट्री की है। छात्रों के आंदोलन में कुछ लोग अपना एजेंडा लेकर के शामिल हुए हैं। जो आंदोलन एक समय तक सिर्फ छात्रों तक सीमित था, वो अब सियासी हो चुका है। किसी को इसमें 2027 दिखाई दे रहा है, तो किसी को 29। इसमें कोई अन्ना आंदोलन का अवसर तलाश रहा है, तो कोई इसे सरकार के खिलाफ उठी आवाज को और आक्रामक बनाने पर तुला है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या इस तरह के हिंसक आंदोलनों के जरिए हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं? छात्रों पर लाठीचार्ज और उनके घायल होने की खबरों ने भी लोगों को झकझोरा है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि आंदोलन करने वाले छात्रों को भी नहीं पता कि वो किसी के हिडन एजेंडे का शिकार होते जा रहे हैं। आज वंदे राष्ट्र में इसी बारीकी का हम विश्लेषण करेंगे। जो मसला आज हमने उठाया है, पेपर लीक के नाम पर आंदोलन, सुधार या फिर सत्ता के लिए संघर्ष, क्या है ये? कोई आंदोलन, और खासतौर से इस समय जो आंदोलन चल रहा है वो क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी एफआईआर हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई एफआईआर या लीगल केस ना हो। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल
दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार से परीक्षा हमने उनसे कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे आपको बताएंगे। हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। पेपर लीक के नाम पर आंदोलन, सुधार या फिर सत्ता के लिए संघर्ष, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं उसमें किसी सुधार की हम उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का एक साधन भर है कि आज इस सरकार को इस मुद्दे पर हम घेर लें और उसके बाद सत्ता तक पहुंच जाएं। आंदोलन का लक्ष्य समाधान होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सुधार के नाम पर आंदोलन का मतलब सियासी टकराव ना हो, इस बात की भी चिंता होनी चाहिए। आंदोलन मूल मुद्दे से भटके तो उसकी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जंतर मंतर आंदोलन आज कई मुद्दों को लेकर सवालों में घिर चुका है। शुरुआत में परीक्षा सुधार और विद्यार्थियों के भविष्य पर यह पूरा आंदोलन केंद्रित था। समय के साथ कई राजनीतिक दलों ने इसमें अपनी भागीदारी की और फिर सक्रिय भागीदारी उनकी बढ़ती गई। वामपंथी छात्र संगठनों, विभिन्न समूहों की मौजूदगी भी चर्चा में लगातार है। आंदोलन के मूल उद्देश्य को लेकर कई तरह की शंकाएं भी पैदा हो रही हैं। कई पुराने आंदोलनकारी चेहरे छात्रों के आंदोलन में सक्रिय हो गए हैं, जो अपने आप में सवाल पैदा कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन का फोकस मूल मुद्दे से हटता चला जा रहा है। आंदोलन का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण समाधान से तय होना चाहिए, यही तरीका है लोकतंत्र का। आंदोलन का लक्ष्य समाधान शांतिपूर्वक तरीके से हो, इस बात की चिंता सरकार को जितनी होनी चाहिए उतनी ही आंदोलन करने वालों को भी होनी चाहिए थी। भारत में हमारे यहां संवाद, यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और संवाद ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इस आंदोलन में जिस तरीके से छात्र धरने प्रदर्शन पर बैठे, वांगचुक बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, हो सकती थी, नहीं हुई, इन सारी चीजों का रास्ता निकल सकता था। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन में सियासी एंट्री हुई, इसके बाद से सवाल खड़े होने लगे। अब आंदोलन में जब सियासी एंट्री हुई तो सवाल, छात्रों का आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था वो शिक्षा सुधार से पूरी तरह भटक गया। एक पर्चा लीक हुआ,
वो पर्चा लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा हुई, आगे ना हो यह सुधार था। राजनीतिक और वैचारिक मुद्दे मंच पर हावी होते चले गए। देवी देवताओं को गाली गलौज, आंदोलन के उद्देश्य को लेकर लोगों के मन में लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा सुधार का मुद्दा अब पीछे छूटता जा रहा है। केवल एक ही नीट की परीक्षा थोड़ी है, दर्जनों परीक्षाएं हमारे देश में रोजाना हो रही हैं। आंदोलन के मंच से हिंदू धर्म के विरोध में नारे लगाए गए। भारत में रहकर हिंदू धर्म के लोगों को बेइज्जत करना यह किस तरीके की मंशा है? मंच से विवादित नारे लगने के बाद इसकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा में सुधार के बजाय दूसरे मुद्दे इस आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं और आंदोलन में जो लोग घुसे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्र आंदोलन केवल परीक्षा सुधार तक अब सीमित नहीं रहा है, यह इससे आगे की बात ले जा रहा है। आंदोलन को नेताओं ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। जंतर मंतर हो या प्रधानमंत्री का निवास हो, जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने अपने मोहरे सेट किए, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को सड़कों पर जिस तरीके से रखा, जिस तरीके से छात्रों को बजाय इसके कि लोकतंत्र में संवाद से किस तरीके से मसला हल किया जा सकता है, इसके उन्होंने जिस रास्ते को अख्तियार करने पर मजबूर किया, वो हैरान कर रहा है। आंदोलन की विश्वसनीयता अब सवालों में है। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नैतिक विश्वसनीयता ही होती है। चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो, महात्मा गांधी का रहा हो या ये आंदोलन, जनता का विश्वास घोषित उद्देश्य पर टिके रहने से बनता है। आंदोलन में हिंसा अगर होती है तो फिर वो आंदोलन को कमजोर करती जाती है। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान लोकतांत्रिक विरोध है, संसद को उखाड़ देंगे। उग्रवाद और हिंसा आंदोलन की मर्यादा के विरुद्ध है। सुरक्षा बलों पर हमला किया जाना बहुत चिंताजनक है। हिंसक आंदोलन से राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचता है। जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, वो कतई माफ करने लायक नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता फैलाना नहीं है। संस्थाओं का सम्मान लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में आस्था होनी ही चाहिए। संस्थाओं में आस्था अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। अराजक तत्वों पर समर्थन करने का जो सिलसिला चला, वो भी सवाल खड़े कर रहा है। हिंसा से आंदोलन के स्वरूप और उद्देश्य पर संदेह बढ़ चुका है। कई परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। सुधार के लिए बहुत सारे उपाय भी करने होंगे। वो क्या हैं, किस तरीके के हैं, उन उपायों पर भी गौर कीजिए। आंदोलन केवल परीक्षा सुधार तक सीमित है या इसका कोई और एजेंडा भी है? शिक्षा में वैचारिक बदलाव भी विरोध का कारण बन रहा है। शिक्षा में वैचारिक बदलाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम में बदलाव लंबे समय से विवादित है। त्रिभाषा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी लगातार मतभेद पैदा हो रहे हैं। कई शिक्षा मंत्रियों को ऐसे विरोधों का सामना करना पड़ा है। केवल यही मौका नहीं है, इससे पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। केवल मंत्री का इस्तीफा क्या पर्याप्त समाधान है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो क्या उससे आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक किसी एक सरकार की समस्या है क्या? ये राजस्थान में हुई कई भर्ती परीक्षाओं, उसमें भी विवाद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं, बंगाल के एसएससी भर्ती मामले में भी कई विवाद जुड़े रहे। झारखंड, तेलंगाना की भर्ती परीक्षाओं पर भी सवाल उठे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती भी सवालों के घेरे में रही है। पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही। देश में परीक्षा प्रणाली का संकट राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या
राष्ट्रीय है। राजनीतिक दलों को पारदर्शी व्यवस्था पर जोर देना होगा। परीक्षा के लिए हाईटेक तकनीक को विकसित करना होगा। देश भर में सक्षम परीक्षा व्यवस्था विकसित करने की कोशिश होनी चाहिए। यह चाहिए था। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए राज्यों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर स्थायी सुधार की दिशा में काम करना होगा। आंदोलन केवल परीक्षा सुधार तक सीमित रहे तब तो बात बनती थी। स्थिति यह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की जब सत्ता किसी प्रदेश में आती है या देश में आती है, उसके बाद जो भर्तियां निकलती हैं उसमें मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूं या हमारी ये लिस्ट है, इस तरीके की बातें बहुत आम रहती हैं। पोस्टिंग पाने के लिए पैसा देना यह भी खुला खेल चलता है कई बार। और ऐसा नहीं है कि यह केवल किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा तक सीमित है। भरे पड़े हैं ऐसे मामले जब इस तरीके की स्थितियां देश में सामने आई हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार या संघर्ष, यह भी इस आंदोलन से सवाल पैदा हो रहा है। शिक्षा सुधार राजनीतिक संघर्ष का माध्यम न बनने पाए। शिक्षा सबको जरूरी है, मूलभूत चीज है। विद्यार्थियों के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान होता है अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। अन्ना आंदोलन की तरह कुछ लोग अभी भी मौके की फिराक में हैं। वो आंदोलन हुआ, उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी निकली। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मूल उद्देश्य को पीछे छोड़ देती हैं। जिन पार्टियों की सरकारें रहीं, क्या उन्होंने फेयर इनफ काम किया? परीक्षा में सुधार का आंदोलन पूरी तरीके से अब राजनीतिक हो चुका है। जंतर मंतर आंदोलन की दिशा अब स्पष्ट नहीं है। सड़कों पर भीड़ है, लेकिन वो भीड़ रास्तों में कहीं खो रही है। आंदोलन को अराजक मोड़ देना, इसे भी उचित नहीं माना जा सकता। आखिर बात क्या हो रही है? संसद में बहस हो, सरकार की तरफ से सुधार के लिए आश्वासन दिया गया। सरकार छात्रों के साथ संवाद के लिए भी तैयार हो चुकी है। बावजूद इसके स्थितियां खराब बनी है। नीट की परीक्षा दोबारा कराना सरकार की प्रतिबद्धता ही दिखाता है। लेकिन वो दोबारा परीक्षा हुई, उसमें रिजल्ट आया, लोग एग्जाम पास करके अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई आगे कर रहे हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, उनके पास आगे का मौका है। और अगर वो कोई स्ट्रीम बदलना चाहते हैं तो वो भी रास्ता खुला हुआ है। बड़ी चीज ये भी है कि इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई। विदेशों से आंदोलन को आर्थिक सहयोग मिल रहा है और यह सहयोग देश को तार-तार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अनुदान उपलब्ध करा रही हैं। आखिर दुनिया के लोगों को क्या फर्क पड़ता है भारत में अगर कोई पर्चा लीक हो गया? ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जरिए विदेशों से धन आ सकता है, आ रहा है। प्रवासी भारतीय भी स्वैच्छिक सहयोग दे सकते हैं और जो नहीं भारत से बिलोंग करते हैं वो भी दे रहे हैं। विदेशी फाउंडेशन परियोजनाओं को फंड कर सकते हैं। इस तरीके के आंदोलन, सोशल मीडिया अभियानों में आर्थिक मदद इन लोगों को दुनिया भर से मिलती है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी चंदा FCRA नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है। भारत में नियम उल्लंघन पर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती। हर आंदोलन को विदेशी फंडिंग मिलती है ऐसा भी नहीं है। कुछ आंदोलनों को देश में ही सपोर्ट मिलता है और उसके नतीजे आते हैं। फंडिंग का उद्देश्य सहानुभूति है, यह भी बहुत कम होता है। कई बार फंडिंग का उद्देश्य सरकार का विरोध ही होता है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से फूड डिलीवरी हुई है वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यह विदेशी फंडिंग हमारे देश में
देश के भीतर एक अराजक स्थिति पैदा करने के लिए तैयार की गई। लगातार ऑनलाइन फूड डिलीवरी पहुंचती रही। जंतर मंतर पर कई राज्यों से ऑर्डर भेजे गए। कोई तमिलनाडु में बैठा है, उसने ऑर्डर कर दिया। कुछ ऑर्डर विदेशों से भी आए, और वो कौन से देश हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है। ऑर्डर स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप्स के जरिए दिए गए इन आंदोलनकारियों को। कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, समोसे, थालियां भेजी गई। कई ऑर्डर गुमनाम समर्थकों के नाम से वहां पर पहुंचे हैं, मतलब उसमें ट्रेस नहीं हो रहा है। खाना इतना पहुंचा है कि अतिरिक्त स्टॉक जमा हुआ है। आंदोलनकारियों को खाना बांटना तक पड़ गया। अपना पेट, उसके बाद औरों को। आयोजकों ने नए फूड ऑर्डर रोकने की अपील की है, इतना खाना पहुंचा है। आप समझिए कि ये किस तरीके की स्थिति है। लगातार ऑनलाइन डिलीवरी जिस तरीके से हुई है बीते 24-48 घंटे में, वो अपने आप में ये बता रहा है कि ये सारी चीजें सीधी सीधी नहीं है। एक और बड़ा विषय है, विदेशों से आपने मान लीजिए कोई ABC नाम की खाने की दुकान है, ब्रिटेन में बैठे हुए या सऊदी अरब में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए उसके पास भेज दिए। उसने 1-1.5 लाख रुपए का खाना भेज दिया मौके पर। कोई देख तो रहा नहीं, खाना आ गया। उसने सरकार को GST वगैरह भी दे दिया, मतलब पैसा एक नंबर में दिखा। उसकी लागत मिलाकर के भी मान लीजिए आप 1.5 लाख का माल भेजा, 3 लाख रुपए उसने अपने पास रख लिए। 2 लाख रुपए ऐसे हैं जो उसने रोटेट कर दिए। रोटेशन का मतलब कि सोशल मीडिया के जो वीडियो बन रहे हैं उसमें 1000-1000, 500-500 रुपए बांटे गए, 1500-1500 रुपए बांटे गए। कुछ नेताओं की भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कोई घायल बच्चा है या किसी को भूख लगा, अरे 2000 रुपए दे दो, 1500 रुपए दे दो। तो ये जिस तरीके की स्थिति बनी है, ये बता रहा है कि इफरात में न सिर्फ खाना आया है बल्कि पैसे का भरपूर रोटेशन हुआ है। पेपर लीक में CJP की यानी कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रमुख मांग है वो भी समझ लीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, इसकी भी मांग है। नीट अभ्यर्थियों, प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। अब किस तरीके का कौन सा प्रभावित है यह भी समझना होगा। पेपर लीक करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसका फैसला होगा। पेपर माफिया, भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। सुरक्षित निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था लागू करने की भी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग रही है, जो बेसिक मांग है। छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए भी बड़े फैसलों की मांग पार्टी की तरफ से की गई। नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो, ऐसी कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरकार की तरफ से जो छात्रों को आश्वासन दिया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से छात्रों से कहा गया है कि सरकार ने छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया है। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी, धोखाधड़ी रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। पेपर लीक और नकल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। दोषियों की पहचान के लिए जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुधार लागू करने की भी बात कही गई है। एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई। भविष्य की परीक्षाओं में सुरक्षा मानक बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी, सत्यापन व्यवस्था
और ज्यादा मजबूत करने की बात हुई। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए संवाद जारी रखने का भरोसा भी दिया गया है। प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखने का भी आश्वासन। सरकार ने कहा कि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार ने अपनी तरफ से जो आश्वासन इस छात्र आंदोलन को दिए जाने चाहिए थे, उनकी मांगों के अनुपात में वो सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। अब बावजूद इसके यह आंदोलन विवादों में फंसा हुआ है और इस आंदोलन के विवाद में फंसने के सिर्फ यही कारण नहीं है कि इसका राजनीतिकरण हो गया है। भारत के अंदर किस तरीके से एक अस्थिर माहौल हो, किस तरीके से एक आंदोलन के जरिए इस देश की बनी बनाई व्यवस्था को चरमरा दिया जाए, यह भी इस राष्ट्र के साथ में साजिश ऐसे आंदोलन के जरिए हो रही। हमारे पड़ोस में श्रीलंका है। श्रीलंका में जबरदस्त हिंसा, तख्तापलट ये कुछ समय पहले हुआ। पड़ोस में ही बांग्लादेश है, वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी। ऊपर नेपाल है, नेपाल में भी इस तरीके की स्थिति बनी। जेनजी का इसको नाम दिया गया। लेकिन उन देशों में ना तो उस तरह का लोकतंत्र है, ना ही वहां पर इस तरीके की स्थितियां हैं कि वहां की सरकार अपनी जनता की, अपने लोगों की उस तरह की चिंता करती हो। दूसरा, यह भी समझने की जरूरत है कि विदेशी प्रभाव, मतलब जो कर्ज है, अलग अलग कारण है, या बांग्लादेश पे आ जाइए, वहां की जिस तरीके की स्थितियां जो आक्रामक थी, हिंदुओं का विरोध और ये और वो, ये सारी चीजें। नेपाल में चले जाइए तो वहां अक्रॉस, मतलब जिस समय से राजशाही का अंत हुआ उसके बाद से जो लगातार सरकारें रही, उन्होंने जिस तरीके से देश को चूसा है। हर देश का अपना एक उखड़ने का या वहां की आवाम का उखड़ने का एक कारण है। भारत में कोई हमें यह बताए कि फर्ज कीजिए कि एक पर्चा लीक हो गया, क्या उस पर्चे के लीक होने के बाद देश रुक गया है? और कुछ भी आप कर लीजिए, क्या इसके बाद पर्चे लीक नहीं होंगे या पहले नहीं हुए थे? इसी तरीके से भ्रष्टाचार, इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर काम न करना, सरकारी विभागों की हीला हवाली, क्या बावजूद उसके हिंदुस्तान रुका हुआ है? आपको अगर एक बिजली का कनेक्शन लेना है, 2 दिन में नहीं मिला तो 10 दिन में मिलेगा, मिलेगा। वो उसका तरीका है। वो तरीका लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। इलीगल को भी बढ़ाने का काम देश के भीतर वाला ही कर रहा है, और जो दे रहा है और जो ले रहा है वो दोनों ही इसी देश के। लेकिन जैसे ही इंटरफेरेंस बाहर से होती, वहां पर सवाल उठते हैं। यह आंदोलन छात्रों का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों को आंदोलन करने का पूरा हक है। बड़े बड़े आंदोलन छात्रों ने किए हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कहीं इन आंदोलनों के पीछे डीप स्टेट का मामला तो नहीं है। क्या इस आंदोलन की रणनीति कहीं और से तो नहीं तय की जा रही, और छात्रों को आंदोलन के नाम पर मोहरा तो नहीं बनाया गया है? क्या इस आंदोलन का मकसद भारत में सड़कों पर संघर्ष कराकर सत्ता परिवर्तन कराना है? क्या कुछ लोग भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी स्थिति देखना चाहते हैं? जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, क्या उनकी आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं? छात्रों की समस्याओं पर भले ही अभी इसका स्थायी समाधान न निकल पाया, लेकिन इसी बीच कुछ अवसरवादी अपने मकसद को पूरा करने में लग गए, जिससे वो भारत की सबसे युवा आबादी को निशाना बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना हिडन एजेंडा कामयाब बनाना चाहते हैं। ये जो बात मैंने आपसे कही है, इसका क्या मतलब है कहने का? बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इस तरीके के आंदोलन का टेलीविजन चैनल पर विरोध हो रहा है, लोग सरकार की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इससे आगे एक कहानी है। डीप स्टेट का हिडन एजेंडा होता है। वो एजेंडा किस तरीके का होता है, सबसे पहले यह समझिए। कथित तौर पर मुद्दे को लगातार जिंदा रखा जाता है।
विवाद को लंबा खींचने की कोशिश होती है। जनभावनाओं को प्रभावित करने का दावा किया जाता है। एक ही मुद्दे को बार बार उठाया जाता है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाता है। परीक्षा में पेपर लीक ना हो, यह बात नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, यह सुनिश्चित किया जाए। मीडिया में लगातार मुद्दे को बनाए रखना, यह डीप स्टेट का हिडन एजेंडा है। सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जाते हैं, ये प्रूवन फैक्ट्स आ रहे हैं कि पैसा देकर के वीडियोस प्रमोट कराए गए। विरोध को लगातार सक्रिय रखा जाता है ताकि एक मोमेंटो बना रहे। असंतोष को बढ़ाने की कोशिश होती है। जो लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं, मामले को इस तरीके से सामने रखा जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आते जाएं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा सवाल है जो किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है। अब सोशल मीडिया जो आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल भी लगातार होता है और सोशल मीडिया से डीप स्टेट अपने एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाता है। सोशल मीडिया पर मुद्दे को तेजी से फैलाया जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि हम कहां से क्या चीज जोड़ रहे हैं। मीम्स के जरिए संदेशों को वायरल किया जाता है। छोटे वीडियोस से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। आया, बात कही, निकल गए, आगे पीछे कुछ नहीं। हैशटैग अभियान चला करके चर्चा बढ़ाने की कोशिश होती है। भावनात्मक पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती है। हमें चोट लग गई, हम गिर गए, लेट गए, उसी का वीडियो बना, वही आगे बढ़ रहा है। एक जैसे संदेश कई प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाते हैं। एक ही जैसी चीजें आपको लगातार परोसी जा रही हैं। प्रभावशाली अकाउंट्स के जरिए संदेशों को बढ़ावा दिया जाता है। बॉलीवुड जिस तरीके से कूदा है नसीरुद्दीन शाह की अपील पर, कंटेंट वायरल करके जनमन प्रभावित किया जाता है। वायरल कंटेंट लोगों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ता है। गलत जानकारियों से लोगों का मतिभ्रम होता है और इसको तेजी से फैलाया जाता है। डीप स्टेट की रणनीति किस तरीके से काम करती है, यह भी आप समझिए। कथित तौर पर ऑनलाइन अभियान शुरू होते हैं। सोशल मीडिया से जन समर्थन जुटाया जाता है। छोटे विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की जाती है। धीरे धीरे इस प्रदर्शन का दायरा बढ़ाया जाता है। खुद कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि उसके यहां 100, 150, 200, 300, 400 लोग शुरुआत में आते थे। बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास होता है जो बीते 96 घंटे से हो रहा है। पहचान वाले चेहरों को आगे लेकर के आया जाता है। प्रमुख चेहरों से आंदोलन को पहचान दिलाई जाती है। इस आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक। आंदोलन को सड़क तक लाने की कोशिश होती है। आ गया ना सड़क पर। व्यापक जन समर्थन दिखाने का भी प्रयास किया जाता है। लगातार कहा जा रहा है कि सारे छात्र इसमें शामिल हैं, सारे छात्र इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कहां है वो छात्र जो आज भी यूनिवर्सिटी गए, जिन्होंने अपनी क्लास अटेंड की है? नहीं गए यूनिवर्सिटी तो घर ही पे बैठ के उन्होंने अपनी स्टडी की है, किसी न किसी कंपटीशन को, किसी न किसी चैप्टर को तैयार किया है। कहां है सब लोग? और ऐसा नहीं है कि वो इसलिए नहीं आए कि उनके अंदर कोई कमी है, उनको पता है कि उस समय पे उन्हें क्या करना है। डीप स्टेट से कैसे माहौल तैयार किया जाता है यह भी समझिए। अब देश में एक माहौल बन गया है। ऑनलाइन समर्थन बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सकता है। फर्जी अकाउंट से संदेश फैलाने के आरोप लगते हैं। बड़े नेटवर्क से ट्रेंड प्रभावित करने के दावे किए जाते हैं।
वायरल पोस्ट से बड़े जन समर्थन की छवि भी बनाई जाती है। मीडिया कवरेज से आंदोलन को व्यापक बनाया जाता है और मीडिया पर भी कई बार हमला होता है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसका समर्थन करते हैं। आपने देखा, कुछ जंतर मंतर गए थे, कुछ प्रधानमंत्री निवास के पास पहुंचे। आंदोलन में विपक्षी नेताओं की सक्रिय भागीदारी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार, लेकिन ऐसे मौकों पर खास तौर पे यह देखना जरूरी है। सरकार पर सार्वजनिक दबाव बढ़ाने की भी कोशिश होती है। सरकार कुछ नहीं कर रही, निकम्मी है सरकार। हर बड़े ऑनलाइन अभियान के पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। अब तो एआई आ गया है, आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति है, इतने लूप्स हैं उसमें। अब डीप स्टेट में आंदोलन किस तरह से जिंदा रखा जाता है, यह भी आप समझिए। यह सब भारत जैसे देश को अस्थिर करने की स्थितियां। कथित तौर पर मांगों का दायरा समय के साथ बढ़ता जाता है। शुरुआती मांगों के बाद नए मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। क्या था पहले? परीक्षा साफ सुथरी हो, पेपर लीक ना हो। अब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। एक मांग पूरी होने पर दूसरी मांग को रख दिया जाता है। अभी आज शिक्षा मंत्री दें, कल प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। अमित शाह का नाम जोड़ा गया। आंदोलन लंबे समय तक जारी रखने की कोशिश होती है। स्ट्रेच करो। समझौते के बाद भी नए लक्ष्य तय होने लगते हैं। सोनम वांगचुक से कल रात 12 बजे बात हो चुकी है, अभी भी मामला जिंदा है। विरोध को लगातार सक्रिय रखने की रणनीति बनाई जाती है। देश में ही नहीं, देश के बाहर भी। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए नए नए मसले, मुद्दे उसमें जोड़े जाते हैं। सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखने का प्रयास होता है ताकि आंदोलन जिंदा रहे। मूल मुद्दे से आगे बढ़ने के आरोप लगाए जाते हैं। लंबे संघर्ष की छवि बनाने का प्रयास किया जाता है कि कितने दिन तक हमारा आंदोलन चला, हम इतने महीने तक धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे, वगैरह वगैरह। यह सारी रिसर्च इसी देश के एक वरिष्ठ पत्रकार अजेंद्र राजन शुक्ला लगातार कर रहे हैं। वो आंदोलनों को पहले से कवर करते भी आए हैं और वर्तमान आंदोलन में किस तरीके की स्थितियां बनी हैं, क्यों बनी हैं, इन सारी चीजों की वो समीक्षा कर रहे हैं। आज उन्हीं की रिसर्च को लेकर के हम आपके सामने हैं। डीप स्टेट से तख्ता पलट तक कई देशों में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है वो भी समझ लीजिए कि इसी डीप स्टेट की करामात क्या है। श्रीलंका में 2022 आर्थिक संकट से बड़े जन आंदोलन उभरे थे। सरकार ने देश बेच खाया था। महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, कर्ज संकट से असंतोष बढ़ा था। गोटबाया राजपक्षे सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन शुरू हुए थे क्योंकि वहां की जनता भूखों मरने की स्थिति में थी। प्रदर्शनकारियों के दबाव के बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में 2024 में छात्र आंदोलन बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। सरकारी नौकरियों के आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। हिंसक झड़पों और राजनीतिक तनाव से हालात गंभीर हुए थे। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद छोड़ा और देश भी। नेपाल में राजशाही समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक बदलाव संघर्षों से आए। नेपाल में जन आंदोलनों ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। यूक्रेन में 2014 का यूरो मैदान आंदोलन सरकार विरोधी प्रदर्शन था। रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच सत्ता से हटे थे। यूक्रेन संकट में घरेलू राजनीति, विदेशी प्रभाव दोनों चर्चा में रहे। इन घटनाओं में आर्थिक और सामाजिक कारण महत्वपूर्ण रहे। सोशल मीडिया ने कई आंदोलनों में सूचना प्रसार तेज किया। विदेशी प्रभाव के आरोप कई देशों में लगाए जाते रहे। भारत की संस्थाएं ऐसे संकटों से निपटने में सक्षम मानी जाती। भारत में चुनाव और संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
भारत की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही विश्वास रखती है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को समझना जरूरी है कि जिस तरीके की स्थितियां अपने देश में बन रही हैं, डीप स्टेट क्या होता है, एक बार फिर से इस बात को आप समझ लीजिए। डीप स्टेट सत्ता के पीछे प्रभावशाली नेटवर्क को दर्शाता है। इसमें नौकरशाही, सुरक्षा तंत्र, प्रभावशाली समूह काम कर रहे होते हैं। डीप स्टेट कोई संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। अलग अलग देशों में डीप स्टेट का अर्थ अलग अलग होता है। डीप स्टेट एक तरह का षड्यंत्र का सिद्धांत है। सरकार के विरोध में पर्दे के पीछे प्रभावशाली लोग होते हैं। तख्ता पलट की घटनाओं में भी डीप स्टेट बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। हर तख्ता पलट के पीछे डीप स्टेट होने के प्रमाण नहीं है, हमेशा ऐसा ही नहीं होता, लेकिन कभी कभी डीप स्टेट सार्वजनिक चर्चाओं में आ जाते हैं। डीप स्टेट को लेकर सरकार जांच करा सकती है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से कुछ समय पहले 26 जनवरी के आसपास जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड निकल रही थी, उस समय पर भी इसी तरीके की स्थितियां दिल्ली में बनी थी। ये स्थितियां देश के लिए न सिर्फ खतरनाक थीं, बल्कि उस समय पर अगर आपको ध्यान हो तो बाकायदा एजेंसियों ने इस बात को सामने रखा था कि विदेशों से सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए टूल किट्स आई थी। मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस समय पे किस तरीके की पोस्ट करनी है, ये सारी चीजें उस टूल किट के भीतर लगी हुई थी। विदेशों से भी लोग वही पोस्ट कर रहे थे जो इस देश के भीतर बैठे लोग कर रहे थे, और उनकी जो टाइमिंग थी, जिस तरीके की पूरी स्ट्रेटेजी थी, वो अपने तरह से एजेंसियों ने हमारे यहां डिकोड की थी। वो सारी खबरें भी मीडिया में आई थी। जिस तरीके से नीट का पर्चा लीक हुआ, इसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि नीट की परीक्षा पेपर लीक के बाद बगैर किसी आंदोलन के सरकार के सामने जब यह चुनौती आई कि नहीं, पर्चा लीक हो गया है, बात सही है, सरकार फंस रही है या सरकार से चूक हुई है, सरकार ने कहा कि हम नई तारीख दे रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। नई तारीख में हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके की घटना दुर्घटना ना हो, पर्चा लीक ना हो। तारीख दी गई, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई और परीक्षा कराई गई। परीक्षा कराने के बाद, प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे आज मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अब यह आंदोलन शुरुआत में नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ, जिसमें बात यह हो सकती थी कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो कैसे दुरुस्त हो। बात इसके लिए हो सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होती हुई, अमित शाह के इस्तीफे से होती हुई, प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सरकार अपना सब छोड़ दे, खत्म करिए, हम आ रहे हैं, इस मोड़ पर पहुंच गई। सड़कों पर जिस तरीके की अराजक स्थितियां बनी, पत्थर कौन सा बच्चा चलाएगा। आज पेरेंट्स जा रहे हैं दिल्ली और अपने बच्चों को लेकर के वापस, कोई जयपुर से दिल्ली पढ़ने आया था, उसके पेरेंट्स आए और उसको बच्चे को वापस जयपुर लेकर के गए। कोई लखनऊ का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा था, उसको लेकर के गए, वापस लेकर के लखनऊ आए। वो इसलिए नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा आंदोलन में है और लाठी डंडे खा रहा है या किसी तरीके के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। तो जिन बच्चों को जहां पर जैसी गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, वो एक भीड़ का शिकार हो गए। लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। आखिर अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, देश की कोई भी प्रमुख विपक्षी पार्टी आप उठा लीजिए, उसके प्रमुख
नेता को उठा लीजिए, उसने क्या कहा, हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं। किसी दिन वो भी सत्ता में था, वो लगातार कह रहा है कि हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया है सड़कों पर, उसके बाद नुकसान किसका हो रहा है? उन अबोध बच्चों का, जिनको यह पता ही नहीं है कि दरअसल वो किस तरीके का शिकार होते चले जा रहे हैं। किसी की राजनीति में आप गरम तवा बन चुके हैं, वो अपनी रोटी सेक करके उस जगह पर जाकर के बैठ के चर्चा के साथ खाने को तैयार है। ये एक विषय है बहुत बड़ा, जो इस देश को अस्थिर करने के लिए बुना जा रहा है या नहीं भी बुना जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। और बात इतने हद तक पता होनी चाहिए कि हमारा देश हमारे ही जरिए गर्त में न डुबो दिया जाए, ताकि इस राष्ट्र का वंदन होता रहे। वंदे राष्ट्र।